डायलॉग सिस्टम का मतलब बातचीत। ठीक, फर्स्ट टाइम प्लेटो सिफालस को पोलीमार्कस को बुलाता है और पूछता है कि व्हाट इज जस्टिस, न्याय क्या है। ठीक, तो पोलीमार्कस कहता है कि मित्रों के साथ मित्रता और शत्रुओं के साथ शत्रुता करना ही न्याय है। मित्रों के साथ मित्रता और शत्रुओं के साथ शत्रुता करना न्याय है। यानी पोलीमार्कस का यह विचार है, पोलीमार्कस के विचार को एक्सेप्ट करता है और प्लेटो उसका काउंटर करते हुए कहता है कि मित्रों के साथ मित्रता और शत्रुओं के साथ शत्रुता करना अगर न्याय है तो इस बात का ज्ञात होना तो जरूरी है कि तुम्हारा मित्र कौन है और तुम्हारा शत्रु कौन है। क्योंकि हो सकता है कि जिसे तुम मित्र मानते हो वह तुम्हारा शत्रु हो और जिसे तुम शत्रु मानते हो वो तुम्हारा मित्र हो, जैसे तुम लोग मुझे अपना शत्रु मानते हो। ठीक, यही है ना। ठीक, एक कंसेप्ट तो ये हो गया। क्योंकि हो सकता है, सुनिए क्या प्लेटो जवाब देता है इस पर, कि अगर जिसे तुम मित्र समझते हो वो तुम्हारा मित्र न हो और आज के परिवेश में अगर तुम लोगों की एक्चुअल पोजीशन कोई बता दे तो उससे बड़ा शत्रु कोई है भी नहीं। अब बताइए वो मित्र है या शत्रु? बताइए, आपका जवाब आपके सामने कि अगर आपकी एक्चुअल पोजीशन को मैं डिक्टेट कर देता हूं, आपकी एक्चुअल पोजीशन की स्थिति को डिक्टेट कर देता हूं, तो मैं मित्र हूं या शत्रु? इसलिए जब तुम ये डिफाइन नहीं कर सकते कि तुम्हारा मित्र कौन है, तुम्हारा शत्रु कौन है, तो वैसी स्थिति में तुम मित्रता और शत्रुता का आचरण करोगे कैसे? इसका मतलब कि मेरिट और वर्क में डिफरेंस हो गया। ठीक, अब सिफालस को बुलाता है, पोलीमार्कस था, उसके बाद सिफालस को बुलाया। सिफालस से पूछता है कि तुम बताओ कि न्याय क्या है। तो सिफालस कहता है कि अपने कर्ज को चुकता कर देना ही न्याय है। ठीक, कहा कि ठीक, अगर अपने कर्ज को चुकता कर देना न्याय है तो इस कंडीशन में आप अपने कर्ज को कैसे चुकता करेंगे? अब सुनिएगा, एक व्यक्ति से तलवार उधार लेने जाता है। जिस समय तलवार ले रहा है उस समय उसकी मानसिक स्थिति सही है। जब तलवार न्याय के अनुसार अपने कर्ज को चुकता करने जाता है और तलवार वापस करता है तो उस समय उसकी मानसिक स्थिति खराब है। उस स्थिति में अगर तलवार वह वापस देता है तो कोई शारीरिक क्षति कर लेगा। ऐसी स्थिति में क्या वह व्यक्ति तलवार वापस करेगा? क्योंकि क्या हम अपने कर्ज की अदायगी उस समय करें जब उसकी स्थिति खराब है? मान लो कि हम उधार तलवार ले रहे हैं तो न्याय कहता है कि हम अपने कर्ज को चुकता कर दें। जब कर्ज को चुकता करने यानी अपने न्याय सिद्धांत का पालन करने के लिए हम जा रहे हैं, दे रहे हैं तलवार, और उस समय उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं है, तो क्या आप तलवार वापस करेंगे? क्योंकि उस समय अगर तलवार वापस करेंगे तो उस समय वह कोई भी शारीरिक क्षति कर सकता है। तो क्या उस समय आपका न्याय यह कहता है कि तलवार को वापस कर दिया जाए?
इसका जवाब सिफालस के पास नहीं, यानी पोलीमार्कस एंड सिफालस के विचारों को क्रिटिसाइज करने के बाद अब थ्रेसिमेकस के पास जाता है और थ्रेसिमेकस से पूछता है कि तुम बताओ कि न्याय क्या है। तो थ्रेसिमेकस कहता है कि न्याय शक्तिशालियों का हित है, यानी जस्टिस इज द इंटरेस्ट ऑफ द पावरफुल। कहा ठीक कि न्याय अगर शक्तिशालियों का हित है, तब क्वेश्चन खड़ा होता है कि हु इज द पावरफुल, शक्तिशाली कौन है। एक सिचुएशन बताओ, ऐश्वर्या राय कौन है? विश्व सुंदरी, ठीक, मिस वर्ल्ड। अगर विश्व की सभी महिलाएं ऐश्वर्या राय जैसे सुंदर हो जाए तो हु इज द ऐश्वर्या राय? इसका मतलब कि सुंदरता का महत्व तभी है जब कुरूपता होगी, शक्तिशाली का महत्व तभी है जब कमजोर लोग होंगे, प्रकाश का महत्व तभी होगा जब अंधकार होगा। तो 100 लोगों में 99 लोग कमजोर होंगे तभी एक शक्तिशाली होगा। तो थ्रेसिमेकस के अकॉर्डिंग आपका न्याय सिर्फ एक व्यक्ति के हितों की पूर्ति करता है, क्योंकि शक्तिशालियों का फुलफिल क्या कर रहा है कि न्याय शक्तिशालियों का हित है, तो क्या सिर्फ एक व्यक्ति का न्याय आपका है? 99 लोगों के हितों को इग्नोर करते हैं आप। प्लेटो के इस तर्क का जवाब थ्रेसिमेकस के पास भी नहीं है, समझ रहे? क्योंकि अगर न्याय शक्तिशालियों का हित है, न्याय शक्तिशालियों का अगर हित है, तो क्या न्याय शक्तिशाली के हित की अगर हम बात करते हैं तो न्याय की एक शक्तिशाली कौन होगा? सिर्फ एक व्यक्ति। भाई अगर कमजोर व्यक्ति नहीं होगा तो शक्तिशाली का कंसेप्ट कैसे आएगा? अगर अंधकार नहीं होगा तो प्रकाश की अवधारणा कैसे आएगी? है कि नहीं? तो पोलीमार्कस, सिफालस एंड थ्रेसिमेकस के जो व्यू थे, जो प्लेटो के समय में प्रचलित न्याय सिद्धांत थे, उसको क्रिटिसाइज कर दिया। अब लास्ट है कॉन्टेक्ट बेस्ड जस्टिस, जिसका सपोर्टर या फॉलोवर ग्लाइकन है, और ग्लाइकन से पूछता है कि तुम बताओ कि न्याय क्या है। तो कहता है कि न्याय भय का शिशु है। भय, भय मीन्स डर, डर का शिशु। तो अगर न्याय भय का शिशु है, तो अगर कोई भी व्यक्ति अगर भय के कारण अगर कोई कार्य करता है तो उसकी पर्सनालिटी में डेवलपमेंट कैसे? ठीक। अब एथेंस में प्रचलित जितने भी जस्ट व्यू ऑफ जस्टिस थे, वह सब क्रिटिसाइज कर दिया प्लेटो। अपनी थियरी देता है, और उसकी थियरी के अकॉर्डिंग स्पिरिट ऑफ मैन मीन्स व्यक्ति की आत्मा ट्रायंगुलर शेप्ड में है, मीन्स त्रिगुणी है। ट्रायंगुलर शेप, फर्स्ट रीजन मीन्स विवेक, सेकंड ब्रेव मीन्स शौर्य, और थर्ड एपिटाइट, तृष्णा ऑब्लिक लालच। एपिटाइट, रीजन, ब्रेव एंड एपिटाइट, ये तीनों कैरेक्टर सब में रीजन का कंपैरिजन गोल्ड से, शौर्य का कंपैरिजन या ब्रेव का कंपैरिजन सिल्वर से, और एपिटाइट का कंपैरिजन आयरन से करता है। हो गया यहां तक। अब एक चीज बताओ कि विवेक और गोल्ड में रिलेशन क्या है? विवेक, जो रीजन जिसे विवेक कहता है, ये तीनों कैरेक्टर सब व्यक्तियों में है,
according to Plato, just like 65%, 25% एंड 10%। तीनों करेक्टर है कि नहीं सब में? 65%, 25% एंड 10% सब में करेक्टर है। तब अगर सब में करेक्टर है तब व्यक्ति का जो आत्मा है, स्पिरिट ऑफ मैन क्या है? ट्रायंगुलर शेप की हो गई। ठीक। अब यहां पर जो पोजीशन है, यहां पर जो स्थिति है, उस स्थिति के अकॉर्डिंग अगर हम लेके चल रहे हैं, उस अकॉर्डिंग तो विवेक की मेजोरिटी है। विवेक की मेजोरिटी है, यानी मीन्स कि 65% जो है वो रीजन है व्यक्ति में, बुद्धि है। ये कोई जरूरी नहीं है, अभी नहीं, सुन लीजिए। यानी मीन्स कहने का मतलब कि हर व्यक्ति, समाज में रहने वाले व्यक्ति, जितने भी व्यक्ति, सभी व्यक्तियों की जो आत्मा है वह ट्रायंगुलर शेप में है। यानी मीन्स कि त्रिगुणी है, और तीनों गुण क्या है? रीजन, ब्रेव एंड एपिटाइट। यानी मीन्स रीजन विवेक है, शौर्य है, तृष्णा है या लालच है। अब प्लेटो कहता है कि हर व्यक्ति जिसकी आत्मा में तीनों कैरेक्टर हैं, जिसकी आत्मा में तीनों कैरेक्टर हैं, अगर व्यक्ति इसमें से जो प्रधान है, यानी जिसकी मेजोरिटी है, उस व्यक्ति, वह व्यक्ति अपने स्पिरिचुअल कैरेक्टर के अकॉर्डिंग वर्क करे, तो मेरिट और वर्क के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। अब तब जाके व्यक्ति का मोरल डेवलपमेंट हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब सवाल खड़ा होता है कि रीजन, विवेक और गोल्ड का कंपैरिजन क्यों किया? विवेक को गोल्ड से क्यों कंप्रोमाइज? क्योंकि विवेक और गोल्ड को कंप्रोमाइज करने के पीछे प्लेटो का जो विचार है कि एक विवेकशील व्यक्ति का जो बिहेव होता है, पर्सनालिटी होती, वो फ्लेक्सिबल होती, और प्योर गोल्ड फ्लेक्सिबल होता है। जैसे अब्दुल कलाम प्रेसिडेंट नॉलेजेबल पर्सन थे, उनकी पर्सनालिटी कैसी थी? एक कहानी है ना कि अधजल गगरी छलकत जाए, है कि नहीं? और जो पूर्ण ज्ञान रखता है, जो घड़ा भरा है, वो शांत होकर चलता है। ठीक। तो उसके बाद दूसरी सिचुएशन है कि जिन लोगों के पास ब्रेव है, शौर्य है, वह गोल्ड के कंपैरिजन से नहीं, उसका कंपैरिजन सिल्वर से करता है। इसका मतलब कि गोल्ड के कंपैरिजन सिल्वर हार्ड है, बट आयरन के कंपैरिजन सिल्वर क्या है? फ्लेक्सिबल है। इसका मतलब कि इस ग्रुप के कंपैरिजन इस ग्रुप में विवेक है, ठीक, लेकिन उच्च, यानी जो टॉप क्लास का रीजन है, स्पिरिचुअल कैरेक्टर है, उसके अकॉर्डिंग नहीं। अब कहता है कि यदि यहां पर इंडिविजुअल जस्टिस एंड सोशल जस्टिस, व्यक्तिगत न्याय एंड सामाजिक न्याय, व्यक्तिगत न्याय एंड सामाजिक न्याय, ठीक। व्यक्तिगत न्याय का मतलब हो गया कि व्यक्ति की आत्मा में जिस गुण की प्रधानता है, जिस गुण की अगर प्रधानता, अगर व्यक्ति अपने प्रधान आत्मीय गुणों के अनुसार कार्य करे,
तो कार्य और गुण के बीच क्या हो जाएगा? विभेद खत्म हो जाएगा। और जब कार्य और गुण के बीच का विभेद खत्म हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति का मोरल डेवलपमेंट हो जाएगा। यही है ना? यानी मोरल डेवलपमेंट के लिए कार्य और गुण के बीच का विभेद क्या होना चाहिए? खत्म होना। तो यहां पर है रीजन यानी मीन्स विवेक, ब्रेव, शौर्य, और एपिटाइट तृष्णा, लालच। यानी मीन्स कि हर व्यक्ति की आत्मा में ये तीन कैरेक्टर हैं और जिस व्यक्ति में जिस गुण की प्रधानता होगी, अगर वह व्यक्ति अपने प्रधान आत्मीय गुणों के अनुसार कार्य करे तो न्याय की, व्यक्तिगत न्याय की स्थापना होगी। ठीक? जिसके पास विवेक है वह गवर्निंग क्लास हो गया, यानी मीन्स शासक वर्ग। जिसके पास ब्रेव है वह हो गया मिलिट्री क्लास, सैनिक वर्ग। एंड थर्ड, जिसके पास तृष्णा है यह है आपका उत्पादक वर्ग, मीन्स प्रोडक्शन क्लास। क्लियर? अब सामाजिक न्याय कहता है कि व्यक्ति के आत्मीय गुणों के अनुसार समाज में जो वर्ग बनेंगे, अगर ये वर्ग अपने अपने आत्मीय गुणों के अनुसार कार्य करे तो किस चीज का इस्टेब्लिशमेंट होगा? किस चीज का इस्टेब्लिशमेंट होगा? सोशल जस्टिस का। ठीक? महक, प्लेटो के अकॉर्डिंग जस्टिस क्या है? नो डिफरेंस, हाँ, नो डिफरेंस बिटवीन मेरिट एंड वर्क, यानी वर्क एंड मेरिट में। जैसे मान लो कि डॉक्टर को इंजीनियर बना दो और इंजीनियर को डॉक्टर बना दो, सोशल इंटरेस्ट की फुलफिल होगी। तुम लोग को लेबर बना दें या लेबर को स्टूडेंट बना दें तो डेवलपमेंट होगा। तो मेरा क्वेश्चन तुम लोगों से इंपॉर्टेंट है कि तुम लोग क्या स्टूडेंट के कंसेप्ट को या स्टूडेंट के रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करते हो? स्टूडेंट होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करते हो? तो दिन में सड़क पर घूमता कौन है? अरे यार, तुम लोग अपने ऊपर क्यों ले रहे हो? मैं हर स्टूडेंट की बात कर रहा हूं। उसी स्टूडेंट में आप लोग भी है। ऐसा नहीं है, मैं इंडिविजुअल किसी का नाम लेकर नहीं कर रहा हूं, समझो कि नहीं? मैं कभी एक इंडिविजुअल इंटरेस्ट इसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं जितने भी स्टूडेंट उन सब की। और सुन लेना, जो स्टूडेंट अपने कर्तव्य, अपने कैरेक्टर के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन करता है, उसका सिलेक्शन दुनिया का कोई ताकत रोक नहीं सकता। इसलिए प्लेटो के अकॉर्डिंग मेरिट एंड वर्क में अगर डिफरेंस है, जैसे मान लो तुम हो, तुम्हारे कैरेक्टर के अनुसार या तुम्हारे मेरिट के अनुसार तुम स्टूडेंट हो और काम करते हो नेतागिरी वाला, तो क्या पूरा होगा? ना नेता ही बन पाएगी और नहीं कर्म की प्रधान, वो उसकी बात है। कर्म के प्रधान पर, यानी कर्म आधारित, तो वहां पर गुण और कर्म में डिफरेंस नहीं है ना। तो कर्म आधारित जिस वर्ण व्यवस्था की बात की जा रही है वो प्लेटो की जस्टिस। ठीक? अब दूसरा पहलू जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो एपिटाइट है, तृष्णा,
जिस व्यक्ति में तृष्णा होगा, लालच होगा, वही व्यापार करेगा। ठीक। अब सुनना, जो सबसे इंपॉर्टेंट, न्याय प्राप्त करने के लिए प्लेटो ने रिपब्लिक में जस्टिस थियरी तो दी, लेकिन यह भी बताया कि व्यक्ति के कर्तव्यों के पालन करने में रिस्ट्रिक्शन क्या है। दूसरा कंसेप्ट यह है कि कोई भी व्यक्ति ये कैसे जानेगा कि उसके अंदर किस कैरेक्टर की मेजॉरिटी है। अगर व्यक्ति ये जानता ही नहीं कि उसके अंदर किस कैरेक्टर की मेजॉरिटी है, तो उसके हिसाब से वर्क कैसे करेगा। तो प्लेटो जस्टिस को लेकर यानी जस्टिस को, रिपब्लिक के जस्टिस को अचीव करने के लिए जो टूल्स दिए या जो साधन दिए, वह है पॉजिटिव मीन्स एंड निगेटिव मीन्स, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक में देता है एजुकेशन थियरी ऑफ प्लेटो, एंड निगेटिव में देता है कम्युनिज्म थियरी ऑफ प्लेटो। मीन्स प्लेटो का साम्यवाद एंड प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था। क्लियर? कैसे एक है? तुम मार्क्स के साम्यवाद की तुलना प्लेटो से कर रहे हो। प्लेटो 427 बीसी का है और मार्क्स 1947 का है, 43 का है, 2400 वर्ष बाद का है। निगेटिव का मतलब कि व्यक्ति यानी साम्यवाद के तहत प्लेटो उन तथ्यों की खोज करता है जो व्यक्ति को उसके कर्तव्यों से विमुख करती है। ठीक। पहला है कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी एंड सेकंड कम्युनिज्म ऑफ फैमिली ऑब्लिक विमेंस। अगर आपकी गर्लफ्रेंड है, किसी ये कोई, मैं पर्टिकुलर किसी की बात नहीं कर, हो सकता है लड़कियों के लिए बॉयफ्रेंड हो जाए, लड़कों के लिए गर्लफ्रेंड हो जाए। ये दोनों को उनके कर्तव्यों से विमुख करेगा कि नहीं। पढ़ने की जगह पर हजरतगंज में टहलेगा, पार्क में टहलेगा, कर्तव्य विमुख हो गया कि नहीं। क्वेश्चन खड़ा होता है। तो एक रीजन तो ये है कि परिवार या पत्नी व्यक्ति को उसके कर्तव्यों को विमुख कर दे रही है, और ये प्रॉब्लम वर्तमान समय की भी है। इसका मतलब कि ये दो कैरेक्टर, जिन कैरेक्टरों की खोज आज से 2500 वर्ष पहले प्लेटो ने किया था, आज वो प्रॉब्लम में है। क्या प्रॉपर्टी ही करप्शन का रीजन नहीं है? तो अगर करप्शन का रीजन है तो सरकारी अधिकारी या गवर्नमेंट ऑफिसर इस प्रॉपर्टी को लेकर अपने कर्तव्यों का सही रूप में पालन कहां कर रहे हैं? बताइए, कर रहे हैं? ठीक। दूसरी बात कि अगर संपत्ति आपके पास, पैसे आपके पास अधिक हो जाए, तो आपका पैर कमरे में रहेगा पढ़ने वाला कि सड़क पर टहलते हुए मिलेगा? टहलते हुए। तब आपके मेरिट और वर्क के बीच का डिफरेंस कहां खत्म हुआ? और जब डिफरेंस हो गया तो मोरल डेवलपमेंट। यानी प्लेटो की महानता यह है
कि आज से 2500 वर्ष पहले जिस प्रॉब्लम को उसने सर्च किया, आज वह प्रॉब्लम लोगों के सामने है। समझ है कि नहीं? तो ये बेसिक चीज थी। यानी प्लेटो का मतलब कि इंडिविजुअल जस्टिस के बेस पर या इंडिविजुअल जस्टिस के बिहाफ पर प्लेटो सोशल जस्टिस का एस्टेब्लिशमेंट करता है। इसका मतलब कि अगर ये आपका इंडिविजुअल जस्टिस है और यहां पर इंडिविजुअल जस्टिस है, तो इंडिविजुअल जस्टिस का एस्टेब्लिशमेंट अगर होता है, एंड मीन्स कि नो डिफरेंस बिटवीन मेरिट एंड वर्क, तो यहां पर मोरल डेवलपमेंट होगा कि नहीं? मोरल डेवलपमेंट होगा, व्यक्ति का नैतिक विकास होगा। और इन्हीं व्यक्तियों से अगर स्टेट ऑब्लिक सोसाइटी बनती है, सोसाइटी बनती है, तो सोसाइटी भी मोरल होगी कि नहीं होगी? स्टेट भी मोरल होगा कि नहीं होगा? तो दो कंसेप्ट आता है। एक कंसेप्ट आता है कि पहले तो बड़े को बना दो तो उसमें रहने वाले सब लोग अच्छे हो जाएंगे, और बड़ा जिस चीज से बनता है अगर उसके सभी पार्ट को अच्छा कर दो तो वह उससे बनने वाला है। प्लेटो क्या करता है? छोटे से बड़ा अच्छा लिख जाता है। यानी हर व्यक्ति को वह नैतिक बनाने का प्रयास करता है। तो जब हर व्यक्ति को नैतिक बनाने का प्रयास करता है तो वह नैतिक व्यक्ति जिस समाज में रहेगा वह समाज भी क्या होगा? नैतिक होगा। इसलिए कहता है, प्लेटो कहता है कि सोसाइटी और स्टेट इज द मोरल इंस्टीट्यूशन। राज्य या समाज एक नैतिक संस्था है। इसलिए एक कमेंट कहता है प्लेटो कि राज्य का निर्माण ओक वृक्ष चट्टानों से न होकर बल्कि व्यक्ति के नैतिक चरित्र से होता है। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं कल।